हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की शादी के पहले दिन से ही हर रात सिर्फ एक ही सपना देखे और वो सपना किसी राजकुमार का नहीं बल्कि अपने पति से डिवोर्स लेने का हो। जी हाँ, हमारी आज की कहानी की हीरोइन फेंग यीपो का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यीपो की शादी को 3 साल हो चुके हैं और वो भी किसी ऐरे गैरे से नहीं बल्कि शहर के सबसे हैंडसम और अमीर बिजनेसमैन जियांग केक्सिंग से। लेकिन ट्विस्ट ये है बॉस कि ये शादी कोई लव मैरिज नहीं थी। असल में ये एक बिजनेस डील थी जो जियांग और यीपो की सौतेली बहन के बीच होनी थी। पर ऐन वक्त पर हमारे हीरो जियांग ने जिद पकड़ ली कि शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यीपो से। अब बेचारी यीपो आज तक इसी उलझन में है कि आखिर इस हैंडसम हंक ने उसमें ऐसा क्या देख लिया। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यीपो एक डिजाइनिंग कंपनी में काम करती है। एक दिन ऑफिस में जबरदस्त गॉसिप चल रही होती है। अरे सुना क्या, कंपनी को किसी बहुत बड़े न्यूयॉर्क रिटर्न बिजनेसमैन ने खरीद लिया है और वो अगले हफ्ते से हमारा नया बॉस बनकर आ रहा है। अब जहां पूरी कंपनी नए बॉस के स्वागत की तैयारियों में जुटी है, वहीं यीपो के फोन की घंटी बजती है। फोन पर और कोई नहीं उसका पति जियांग है, जो कहता है मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ। यीपो तो हैरान परेशान, तुम चीन वापस कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर हमारे खड़ूस और बिजी पतिदेव का कूल सा जवाब आता है, ठीक है अगली बार एडवांस में बता दूंगा। सोचिए दोस्तों, 3 साल की शादी और बातचीत का ये हाल। यीपो हमें बताती है कि उनके बीच बातचीत तो ना के बराबर होती है। बस जब भी जियांग बिजनेस ट्रिप से लौटता है, दोनों के बीच की दूरियां बिस्तर पर ही खत्म होती है। लेकिन कहानी में ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। उस रात जब जियांग कमरे में आता है तो देखता है कि यीपो अपना चेहरा छुपा रही है। जियांग पूछता है क्या हुआ, चेहरा क्यों छुपा रही हो। यीपो कहती है कुछ नहीं, तुम मत देखो। पर जियांग कहाँ मानने वाला था। असल में हुआ ये था कि यीपो ने चुपके से बर्थ कंट्रोल पिल्स खा ली थी, जिससे उसे भयंकर एलर्जी हो गई और चेहरे पर रैशेज आ गए। जैसे ही जियांग ये देखता है, वो तुरंत कहता है चलो अभी के अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जियांग को साइड में ले जाकर समझाते हैं, मिस्टर जियांग, अगर आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं होना है तो प्रेगनेंसी रोकने के और भी तरीके हैं। उन्हें ऐसी दवाइयां मत दीजिए, दवा से एलर्जी हुई है। अब हमारे जियांग बाबू को समझ आता है कि मैडम उनसे छुपकर गोलियां खा रही हैं। घर आकर जियांग यीपो को कड़वी दवाई देता है। यीपो नखरे करते हुए कहती है उफ, ये कितनी कड़वी है। तो जियांग खुद उस दवाई को टेस्ट करता है और कहता है इतनी भी कड़वी नहीं है, चुपचाप खा लो। क्या बात है, खड़ूस पति के अंदर छुपा केयरिंग हस्बैंड बाहर आ रहा है। अगले दिन यीपो की माँ का फोन आता है। माँ कहती है जियांग वापस आ गया है ना, इस वीकेंड उसे घर लेकर आओ, तुम्हारे जीजाजी का प्रोजेक्ट अटका हुआ है, जियांग की मदद चाहिए। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि यीपो का परिवार सिर्फ जियांग के पैसों और मदद के लिए यीपो का इस्तेमाल करता है। जब यीपो जियांग के ऑफिस जाकर उसे डिनर के लिए चलने के लिए कहती है तो जियांग पूछता है तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स क्यों खा रही हो, क्या उस दिन प्रोटेक्शन टूट गया था इसीलिए डर गई। यीपो बात को घुमाते हुए उसे डिनर के लिए मना लेती है। वीकेंड पर जब दोनों यीपो के मायके पहुंचते हैं तो वहाँ का नजारा देखने लायक होता है। टेबल पर जितने भी पकवान सजे थे वो सब जियांग की पसंद के थे। यीपो की पसंद का एक भी खाना नहीं था। तभी यीपो की माँ पूछ बैठती है वैसे तुम दोनों बच्चे की प्लानिंग कब कर रहे हो। जियांग तुरंत बात संभालते हुए कहता है अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन ड्रामा तो तब होता है जब डिनर के बाद यीपो की माँ यीपो को किचन में ले जाकर एक टूटी हुई कैंची हाथ में थमा देती है और ताना मारते हुए पूछती है ये बताओ बच्चा तुम नहीं चाहती या जियांग को ही तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी सगी माँ से ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी यीपो का दिल टूट जाता है। जब दोनों घर लौटने लगते हैं तो जियांग नोटिस करता है कि यीपो के हाथ से खून बह रहा है। वो फौरन पूछता है ये कैसे हुआ। यीपो उदास होकर कहती है बस गलती से खरोंच आ गई। जियांग बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आज रात हाथ पर पानी मत लगने देना, चलो मैं दवाई लगा देता हूँ। यीपो जियांग को देखती रह जाती है और मन ही मन सोचती है हमारी शादी में अगर कुछ सबसे अच्छा है तो वो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। कभी कभी मुझे लगता है कि जियांग ने मुझसे सिर्फ इसीलिए शादी की क्योंकि उसे मेरा चेहरा पसंद है, पर क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है। सुबह होते ही यीपो के ऑफिस में जबरदस्त खलबली मची हुई है। लड़कियां आपस में कानाफूसी कर रही हैं। अरे सुना है बॉस सिर्फ यंग और अमीर ही नहीं बल्कि सुपर हैंडसम भी है। अब जहाँ बाकी लड़कियां सज धज कर मीटिंग रूम की तरफ भाग रही हैं, वहीं हमारी यीपो मैडम अपने काम में इतनी खोई है कि उन्हें वक्त का अंदाजा नहीं रहा। जब यीपो को होश आता है तो वो हाफते कांपते भागती है। हे भगवान, मैं तो बहुत लेट हो गई। वो जैसे तैसे लिफ्ट से ऊपर पहुंचती है और बिना देखे सीधे अंदर घुस जाती है। तभी मैनेजर साहब उसका परिचय कराते हैं। सर, ये हमारी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से शाओ फेंग है। यीपो नजरें उठाकर जैसे ही नए बॉस का चेहरा देखती है, भाई साहब उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सामने और कोई नहीं, उसका अपना कड़क और खड़ूस पति
ही जियांग कैक्सिंग खड़ा था। जियांग बड़े कूल अंदाज में उसे घूरता है और यीपो बस इतना ही बोल पाती है, सर सॉरी मैं लेट हो गई। जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं। सोचिए दोस्तों, घर का पति अब ऑफिस का बॉस बन चुका है। मीटिंग खत्म होते ही ऑफिस की लड़कियों में गॉसिप का नया दौर शुरू हो जाता है। एक लड़की कहती है, यार बॉस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शादीशुदा है, आखिर कौन होगी वो खुशनसीब लड़की। दूसरी तुरंत ज्ञान बांटती है, अरे सुना है उनकी तो अरेंज्ड मैरिज हुई है और ऐसी शादियों में पति पत्नी के बीच कोई प्यार व्यार नहीं होता। ये सुनकर पास ही खड़ी यीपो मन ही मन सोचती है, हाँ भाई तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। शाम को काम खत्म होने के बाद जियांग यीपो को मैसेज करता है और दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में मिलते हैं। जियांग कहता है, चलो आज रात बाहर डिनर करते हैं, पर यीपो तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। वो कहती है, तुमने इस कंपनी को साल की शुरुआत में ही खरीद लिया था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बॉस बनने वाले हो तो मैं ये कंपनी ही छोड़ देती। मैं इस गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट के पूरा होते ही इस्तीफा दे दूंगी। जियांग हैरान होकर पूछता है, तुम्हें मेरे बॉस होने से इतनी क्या दिक्कत है? यीपो मुंह फुलाकर कहती है, तुम नहीं समझोगे। खैर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचते हैं। अभी खाना शुरू ही हुआ था कि यीपो को दूर से जियांग के कुछ दोस्त आते दिखाई देते हैं। यीपो घबरा जाती है और तुरंत जियांग से कहती है, छिपाओ, खुद को छिपाओ, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। जियांग उसे अजीब नजरों से देखता है और कहता है, तुम ये कौन सा चीटिंग गेम खेल रही हो? मुझे छुपने की क्या जरूरत है? यीपो कहती है, अरे अगर तुम्हारे दोस्तों ने हमें साथ देख लिया तो तुम क्या जवाब दोगे? हमारी शादी तो सीक्रेट मैरिज है ना। अब हमारे जियांग बाबू का पारा चढ़ जाता है। वो कड़क आवाज में कहते हैं, मैंने कब कहा कि हमारी शादी एक सीक्रेट है? मैंने कभी किसी से ये बात नहीं छुपाई। यीपो सोच में पड़ जाती है। बात तो सच थी, जियांग ने कभी मना नहीं किया था, लेकिन चूंकि उनकी शादी में कोई बड़ा फंक्शन या वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई थी और सिर्फ 2 ही लोग ये जानते थे, इसलिए यीपो को लगा कि ये एक सीक्रेट है। यीपो कहती है, पर मुझे इसे सीक्रेट रखने की आदत हो गई है। वैसे भी बिना मिसेस जियांग की टैग के रहना आसान है, कल को डिवोर्स हुआ तो आसानी रहेगी। डिवोर्स की बात सुनकर जियांग का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। जियांग कहता है, ड्राइवर बाहर है, चलो साथ में ऑफिस चलते हैं। लेकिन यीपो फिर नखरे दिखाती है, नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, मुझे किसी के साथ नहीं दिखना। जियांग चिढ़कर कहता है, फेंग यीपो, क्या हमारे बीच हर बात का इतना अजीब होना जरूरी है? पर यीपो नहीं मानती और अकेले ही निकल जाती है। अगले दिन ऑफिस में यीपो को एक और तगड़ा झटका लगता है। उसके कलीग्स बातें कर रहे होते हैं, अरे तुम्हें पता है बॉस की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जो उनके साथ विदेश में पढ़ती थी। उसने बॉस को डंप कर दिया था, लेकिन बॉस आज भी अपने वॉलेट में उसकी फोटो लेकर घूमते हैं। जब से वो पेरिस से लौटे हैं तब से बहुत कम बोलते हैं। ये सुनकर यीपो का दिल थोड़ा खट्टा हो जाता है। उसे लगता है कि जियांग आज भी अपनी एक्स से प्यार करता है। अगले दिन यीपो अपने सीनियर कलीग ली पेंग के साथ सोंगशान गोल्फ क्लब में साइट इंस्पेक्शन के लिए पहुंचता है। मौसम बहुत बढ़िया है और यीपो गोल्फ जर्सी में किसी परी जैसी लग रही होती है। सीनियर भी तारीफ करता है, वाह तुम इस जर्सी में बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन तभी वहाँ एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उतरते हैं हमारे बॉस मिस्टर जियांग कैक्सिंग। यीपो उन्हें देखकर चौंक जाती है, अरे यार ये खड़ूस यहाँ भी आ गया। गोल्फ क्लब में जैसे ही मैनेजर साहब जियांग को देखते हैं वो चापलूसी करते हुए कहते हैं, अरे जनरल जियांग आप यहाँ? जियांग बड़े टोन में कहता है, हाँ मैं दोस्तों के साथ आया था लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ दिख रही है। तभी मैनेजर साहब यीपो की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये हमारी डिजाइनर फेंग यीपो है। जियांग जानबूझकर यीपो को चिढ़ाने के लिए कहता है, फेंगोंग यानी इंजीनियर फेंग, जरा ध्यान से, यहाँ की घास और फूलों में भी जान होती है, अपने पैरों को जरा धीरे रखिए। यीपो मन ही मन जल भुन जाती है। जब जियांग वहां से जाता है तो मैनेजर यीपो से पूछते हैं, क्या तुम प्रेसिडेंट जियांग को पहले से जानती हो? यीपो तुरंत झूठ बोल देती है, नहीं तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन कहानी में असली मजा तो तब आता है जब लॉबी में अचानक यीपो से कोई टकरा जाता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तभी जियांग का स्टाफ आकर कहता है, मैडम प्रेसिडेंट जियांग ने कहा है कि आप उनके पर्सनल वीआईपी रूम में जाकर कपड़े चेंज कर ले। यीपो जैसे ही कमरे में कपड़े चेंज कर रही होती है, अचानक जियांग अंदर घुस आता है। यीपो घबरा कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कमरा है तो मैं जा रही हूँ। पर हमारे बॉस साहब उसका रास्ता रोक लेते हैं और सीधे उसे अपनी बाहों में खींचकर किस कर लेते हैं। यीपो अपना चेहरा पोंछते हुए कहती है, तुमने बिना पूछे मुझे किस क्यों किया? तुम एक नंबर के बदमाश हो, मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया। जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, हम कानूनन पति पत्नी हैं, इसमें बदमाशी कैसी? और हाँ, आज रात तुम कहीं नहीं जा रही, मेरे दोस्तों के साथ डिनर करोगी। वो तुरंत मैनेजर को फोन करवाकर येपो के कलीग्स को घर भिजवा देता है। बेचारी येपो सोचती है, ये बंदा पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठा था।
डिनर पर जियांग बिना किसी झिझक के अपने दोस्तों के सामने यीपो का हाथ पकड़ता है और कहता है, मिलो, ये फेंग यीपो है, मेरी पत्नी। तभी वहाँ एंट्री होती है यीपो की सौतेली बहन फेंग जियान की। जियान को तो जैसे मिर्ची लग जाती है। बाथरूम में जियांग यीपो को रोककर ताना मारती है, क्या तुम जिंदगी भर मुझसे छुपती रहोगी? जियांग तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, तुम्हारी शादी एक कांटों की सेज जैसी है। इस पर यीपो कड़क कर जवाब देती है, जियांग तुम कब बड़ी होगी? सालों से तुम एक ही राग अलाप रही हो, क्या तुम बोर नहीं होती? तभी कहानी में एक फ्लैशबैक आता है। कॉलेज के दिनों में जियांग ने यीपो को एक मूवी टिकट देकर प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन यीपो अपनी इनसिक्योरिटी और डर की वजह से वो टिकट जियांग को दे देती है और जियांग को लगता है कि जियांग उससे प्यार करता था। यीपो मन ही मन सोचती है, क्या जियांग ने वो मूवी टिकट सच में मुझे ही दी थी? फिर वो अचानक बिना कुछ कहे पेरिस क्यों चला गया था और लौट कर आने के बाद सीधे मुझसे शादी क्यों की? गोल्फ क्लब के इस ड्रामे के बाद जियांग फिर से बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और दोनों के बीच फिर से वही खामोशी छा जाती है। इसी बीच यीपो को खबर मिलती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई है और हॉस्पिटल में है। यीपो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी माँ का सौतेला व्यवहार फिर सामने आता है। माँ जियांग को लाड लड़ाते हुए कहती है, मेरी प्यारी जियान ही सबसे अच्छी है। यीपो को देखकर तो मुझे गुस्सा आता है। यहीं पर यीपो के बचपन का एक दर्दनाक सच सामने आता है। जब वो 11 साल की थी तो उसे पता चला था कि वो अपनी माँ की नाजायज औलाद है और फेंग परिवार की सगी बेटी नहीं है। उसके पिता ने बचपन में उससे कहा था, तुम इस परिवार की बच्ची नहीं हो, तुम्हें गिफ्ट चुनने का कोई हक नहीं है, तुम्हारा सरनेम फेंग भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यीपो हमेशा डरी रहती है कि एक दिन जियांग भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा और वो फिर से बिल्कुल अकेली हो जाएगी। हॉस्पिटल से घर लौटकर बेचारी यीपो बेहद उदास है और रोते हुए मन ही मन सोच रही है, जियांग मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे और मैं फिर से बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, मैं कल रात ही वापस आ गया था। सामने जियांग को देखकर यीपो चौंक जाती है। जियांग बड़े प्यार से पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है? यीपो कड़वी दवाई की शिकायत करती है तो जियांग उसके लिए सीधे पोर्ट सिटी से स्पेशल एयर ट्रांसपोर्ट करवाकर उसका फेवरेट मैंगो पोमेलो सागो मंगवाता है। यीपो हैरान होकर पूछती है, क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? जियांग कहता है, हाँ, चुपचाप टेबल पर बैठकर खाओ। यीपो धीरे से कहती है, थैंक यू। जियांग मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या कहा? फिर से कहना। यीपो शर्मा जाती है। जियांग उसकी कमर पर हाथ रखते हुए शरारत से कहता है, वैसे क्या तुम आजकल डाइटिंग कर रही हो? तुम्हारी कमर इतनी पतली क्यों हो गई है? वाह भाई वाह, खड़ूस पति अब धीरे धीरे फुल ऑन फ्लर्टिंग मोड में आ रहा है। लेकिन भाई साहब, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अगले दिन ऑफिस में एक नई कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री होती है जिसका नाम है कैथरीन। अब ऑफिस की गॉसिप गर्ल्स तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और यीपो के कान में फूंकती हैं, अरे सुनो, ये वही कैथरीन है जो पेरिस में बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड थी। बॉस के वॉलेट में इसी की फोटो है। ये सुनकर तो यीपो के दिल में मिर्चियों के पटाखे फूट जाते हैं। वो खुद को समझाती है, हमारी शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे जलन नहीं होनी चाहिए। पर जब मीटिंग के दौरान यीपो के हाथ पर गर्म कॉफी गिर जाती है तो जियांग कैथरीन को छोड़ तुरंत अपने सेक्रेटरी को चिल्लाकर कहता है, रुको, तुरंत मेरी वाइफ के लिए बर्न ऑइंटमेंट लेकर आओ। तभी वहाँ खड़ा जियांग का एक दोस्त कैथरीन को देखकर मजे लेते हुए कहता है, अरे जियांग, ये लड़की तो वही है ना, तुम्हारी कैटी, जिसके लिए तुम पागल थे? जियांग बिना सोचे समझे चिढ़कर कह देता है, हाँ हाँ, यही मेरी कैटी है। अब ये सुनकर तो हमारी यीपो मैडम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रात को घर आते ही यीपो का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो गुस्से में जियांग पर चिल्लाती है, अपनी उस पेरिस वाली एक्स गर्लफ्रेंड कैथरीन को सबके सामने मत लाया करो, हमारी बदनामी होगी और दोनों परिवारों के रिश्ते खराब होंगे। जियांग उसे देखता है और एक जादुई मुस्कान से पूछता है, फेंग यीपो, क्या तुम जेलस हो रही हो? यीपो हकबका जाती है, कौन जेलस हो रहा है? मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि मैं मिसेस जियांग हूँ। तभी जियांग हंसते हुए एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर यीपो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जियांग कहता है, पहली बात, कैथरीन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कैथरीन को लड़के पसंद ही नहीं है, वो लेस्बियन है। जियांग कहता है, मेरा शादी के बाहर किसी भी महिला से रिश्ता बनाने का कोई इरादा नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मिसेस जियांग रहेगी और वो तुम हो। जियांग यीपो को अगले महीने होने वाली बड़ी बिडिंग मीटिंग में साथ चलने को कहता है, लेकिन यीपो मना कर देती है, नहीं, वहाँ सबको हमारे रिश्ते का पता चल जाएगा, मैं ये प्रोजेक्ट खत्म करके कंपनी बदल लूंगी। जियांग कहता है, तुम्हें मेरे बॉस होने से दिक्कत है ना? अगर मैं तुम्हारा बॉस ना रहूं तो चलेगा? यीपो बिना जवाब दिए सोने चली जाती है। तभी एक रात जियांग का ड्राइवर उसे पूरी तरह शराब के नशे में धुत होकर घर ले
लेकर आता है और यीपो से कहता है, मैडम सर ने आज बहुत पी ली है, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। यीपो जियांग को संभालते हुए गुस्से में पूछती है, तुमने इतनी शराब क्यों पी, किसके साथ पी थी, क्या फिर से उस कैथरीन के साथ डिनर कर रहे थे? जियांग नशे की हालत में यीपो को अपनी तरफ खींचता है और मुस्कुराते हुए कहता है, फेंग यीपो, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? जियांग नशे में पूरी तरह धुत है और यीपो को खुद से दूर जाते देख उसका हाथ पकड़ लेता है। यीपो रोने लगती है तो जियांग बड़े प्यार से कहता है, अरे तुम इतनी जल्दी रोने क्यों लगती हो? लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब जो बोलना है बोलो, वैसे भी मैं सुबह तक सब भूल जाऊंगा। नशे में जियांग उसे उसके बचपन के निकनेम फेंग यी से पुकारता है। ये सुनकर यीपो चिढ़ जाती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। असल में बचपन में यीपो को अपने नाम के कैरेक्टर्स पसंद नहीं थे, इसलिए वो खुद को ग्रैंडपा फेंग कहती थी। जियांग नशे में भी उसकी बचपन की वो सारी बातें याद रखे हुए है, जिससे साफ पता चलता है कि ये खड़ूस पति अपनी वाइफ के प्यार में किस कदर डूबा हुआ है। अगले कुछ दिनों में पूरी टीम बिडिंग मीटिंग के लिए हांगजाऊ पहुँचती है। वहाँ इतनी ठंड है कि यीपो कांपने लगती है। तभी उसका कलीग पूछता है, यीपो तुमने वेदर फोरकास्ट देखकर ज्यादा जैकेट्स नहीं रखी क्या? यीपो कहती है, नहीं, ये सब तो मेरे परिवार ने पैक किया था। यानी जियांग बाबू ने चुपके से उसकी पैकिंग की थी। तभी कलीग्स जियांग को दूर खड़े देखकर यीपो से कहते हैं, चलो बॉस के पास चलते हैं। यीपो मना करती है तो कलीग ताना मारता है, क्यों, क्या तुम्हें प्रमोशन और सैलरी हाइक नहीं चाहिए? चलो जल्दी। तभी अचानक जियांग का यीपो के पास एक मैसेज आता है, अभी के अभी मेरे रूम नंबर 1703 में आओ और अपने कपड़े बदलो, तुम्हारे पास 10 मिनट है। यीपो को आता है गुस्सा। वो मन ही मन सोचती है, तुमने कहा और मैं आ गई, ज्यादा चौधरी बने तो सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट कर दूंगी। मजेदार टोन। लेकिन तभी सीनियर कलीग का फोन आता है, यीपो हम सब बॉस के कमरे में ही मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ऊपर आओ। यीपो का भयंकर पोपट हो जाता है। वो बेचारी डर जाती है कि कहीं किसी ने बॉस और उसका मैसेज तो नहीं पढ़ लिया। मीटिंग में यीपो अपने गोल्फ कोर्स का शानदार डिजाइन पेश करती है। जियांग सभी कलीग्स को तो रूम से जाने के लिए कह देता है, लेकिन यीपो को रोक लेता है। इंजीनियर फेंग, तुम रुको, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत साधारण था, कल की प्रेजेंटेशन बिना नोट्स के देनी है, इसलिए इसे दोबारा ठीक करो। काम की बातें खत्म होने के बाद यीपो गलती से जियांग की पानी की बोतल उठा लेती है। जियांग मुस्कुराकर कहता है, फेंग फेंग तुम मेरी पानी की बोतल पकड़कर बैठी हो, जाओ अब जल्दी जाकर सो जाओ। तभी यीपो को याद आता है कि वो अपने कमरे की चाबी जियांग के कमरे में ही भूल गई है। जब वो चाबी ढूंढने लौटती है तो जियांग कालीन पर गिरी चाबी उठाकर कहता है, ये रही तुम्हारी चाबी। यीपो शक करते हुए कहती है, तुमने जानबूझकर मेरी चाबी छुपाई थी ना, कितने बोरिंग हो तुम। जियांग मन ही मन हंसता है। वो अपनी वाइफ के साथ वक्त बिताने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। अगले दिन बिडिंग का बड़ा मुकाबला शुरू होता है। जियांग यीपो से पूछता है, बिना स्क्रिप्ट के प्रेजेंटेशन दे पाओगी ना, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढूं? यीपो कड़क कर कहती है, मिस्टर जियांग मैं कर सकती हूँ। आखिर काम के वक्त वो पर्सनल इमोशंस बीच में नहीं लाती। स्टेज पर आकर यीपो अपनी दमदार आवाज में गोल्फ कोर्स का ऐसा कमाल का प्रेजेंटेशन देती है कि सारे लीडर्स और क्लाइंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं। मीटिंग के बाद टीम का एक कलीग जांगशुओ यीपो को खाना ऑफर करता है और जियांग की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट जियांग असल में बहुत अच्छे इंसान है, वो बस काम को लेकर सीरियस रहते हैं। कॉलेज के दिनों में हम सब उन्हें अपना आइडल मानते थे। तभी जांगशुओ मुस्कुराते हुए यीपो से कहता है, चलो हम दोनों वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। अब जहां जांगशुओ हमारी यीपो मैडम के करीब आने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूर खड़े बॉस यानी जियांग के एक शिंग की नजरें उन दोनों पर टिकी हुई हैं। अगले दिन सभी लोग एक खूबसूरत गार्डन घूमने निकलते हैं। मौसम अचानक करवट लेता है और तेज धूप के बीच झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। यीपो भागकर एक शेड पवेलियन के नीचे छुपती है। तभी अचानक जियांग भी वहीं पहुंच जाता है और उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है। यीपो घबराकर पीछे हटती है, अरे तुम इतने पास क्यों आ रहे हो, कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी। और हाँ, तुम ऑफिस के समय में अब हस्बैंड और बॉस का फर्क क्यों भूल रहे हो? जियांग उसे दीवार से सटाकर शरारत से पूछता है, तुम्हारा रूम नंबर क्या है? यीपो झल्लाकर कहती है, 6013। बदमाश कहीं के। जियांग मुस्कुराता है, ठीक है, आज रात में तुम्हारे कमरे में आऊंगा। तभी वहाँ बाकी कलीग्स आ जाते हैं। यीपो के गीले कपड़े देखकर मैनेजर साहब जियांग से कहते हैं, सर आपका कोट गीला हो जाएगा, पर इंजीनियर फेंग को दे दीजिए, इनके पतले पतले हाथ पैर हैं, कहीं ठंड न लग जाए। जियांग अपना कोट यीपो को पहना देता है और अपनी इस पतली कमर वाली वाइफ को कांपते देख मन ही मन पिघल जाता है। रात को जियांग फ्लाइट से सीधे यीपो के पास पहुंचता है, पर यीपो का मुंह फूला हुआ है। जियांग पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी नाराज क्यों हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं कल रात जल्दी नहीं आ पाया? यीपो चिढ़कर कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारा प्रेसिडेंट जियांग वाला रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। काम के वक्त तुम बहुत ज्यादा खड़ूस और परेशान करने वाले बन जाते हो। जियांग हंसकर कहता है, पर अभी तो ऑफिस का टाइम नहीं है ना, अभी तो मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। यीपो कहती है, लेकिन मेरी आंखों में तुम अभी भी बॉस ही दिख रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा रोमांटिक होना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही पति को धोखा दे रही हूँ। जियांग मजे लेते हुए पूछता है, अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? यीपो गुस्से में बोल देती है, मैं अपना पति ही बदल लूंगी। जियांग उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ,
पति बदलने की बात तो सोचना भी मत। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक ग्रैंड टीम बिल्डिंग इवेंट प्लान होता है क्योंकि उन्होंने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। जियांग पूरा रिजॉर्ट बुक कर लेता है, लेकिन कैंटीन में यीपो को पता चलता है कि इस रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में उसकी सौतेली बहन के परिवार यानी फेंग कंपनी भी पार्टनर बन रही है और जियांग ने उन्हें बिना क्वालिफिकेशन की 30% का शेयर दे दिया है। यीपो को लगता है कि जियांग ने ये सब उसकी बहन के लिए किया है। इसी बीच वो कलीग जांगशो यीपो के पास आता है और कहता है चलो आज रात को साथ में डिनर करते हैं। दूर से जियांग ये सब देख लेता है। जब यीपो खाना खाकर हटती है तो जियांग सीधे उसके पास आकर पूछता है क्या बात है, जांगशो के साथ बड़ा हंस हंस कर डिनर हो रहा था। यीपो पूछती है क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो? जियांग बिना छुपाए सीधे बोल देता है हाँ, मैं बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। यीपो को फेंग कंपनी वाली बात हजम नहीं हो रही थी। वो रात के वक्त सीधे जियांग के वीआईपी रूम में पहुंच जाती है। जियांग उसे देखकर कहता है वाह, रात के इस वक्त मेरी वाइफ खुद मेरे कमरे में बिजनेस की बात करने आई है। यीपो कड़क कर पूछती है तुमने फेंग कंपनी को रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में क्यों शामिल किया? क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया या मेरी बहन के लिए? जियांग बेड पर लेटते हुए बड़े कूल अंदाज में कहता है ये सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस डील है। तुम जितना सोच रही हो उतना उलझा हुआ नहीं है। और हाँ, अब ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है तो काम की बात बंद करो। यीपो चिढ़कर कहती है तुम तो सो भी गए, ठीक है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जियांग तुरंत उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींच लेता है और कहता है अगर सोना नहीं है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। यीपो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जियांग के इस कड़क बॉस वाले चेहरे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। जियांग का सेक्रेटरी यीपो को फोन करता है मैडम, वेस्ट साइड कंस्ट्रक्शन साइट पर सर की कार खराब हो गई है, क्या आप उन्हें पिक करने आ सकती हैं? यीपो जैसे ही वहां पहुंचती है तो देखती है कि कार तो बिल्कुल ठीक है। जियांग कार की खिड़की नीचे करके मुस्कुराता है, जब आ ही गई हो तो अंदर आओ। यीपो मुंह फुलाकर बैठती है तो जियांग भांप जाता है कि मैडम का मूड खराब है। यीपो मन ही मन सोचती है ये बंदा हमेशा मेरे इमोशंस इतनी आसानी से कैसे समझ जाता है, कितना अनोइंग है। जियांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने एक सीक्रेट पर्सनल बार में ले जाता है जो उसने सालों पहले अपने दोस्तों के साथ खोला था। वहां जियांग खुद यीपो के लिए पहली बार एक स्पेशल कॉकटेल मिक्स करता है। यीपो मजे लेते हुए पूछती है क्या तुम्हारी बनाई इस ड्रिंक से मुझे अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है? जियांग हंसकर कहता है मुमकिन है, इसलिए थोड़ा पानी भी पी लो। तभी वहां एक अजनबी लड़का आता है और यीपो की खूबसूरती देखकर उससे उसका वीचैट मांगने लगता है। जियांग का पारा तुरंत हाई हो जाता है। वो उस लड़के को घूरते हुए कड़क आवाज में कहता है शी इज माई वाइफ, इनकन्वीनियंट। लड़का दुम दबाकर भाग जाता है। घर लौटकर यीपो चिढ़कर पूछती है जियांग, क्या तुम मुझे नशा करवाकर मेरा फायदा उठाना चाहते थे? जियांग उसका हाथ पकड़कर सीधे उसकी आंखों में देखता है और कहता है चलो अगले कुछ दिनों में हम अपने लिए वेडिंग रिंग यानी शादी की अंगूठियां खरीदने चलेंगे। यीपो चौंक कर पूछती है अचानक वेडिंग रिंग का ख्याल क्यों आया? क्या उस वीचैट मांगने वाले लड़के की वजह से? जियांग बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहता है हाँ, क्योंकि मैं जेलस हूँ। यीपो शर्मा कर उसे धक्का देती है निकल जाओ यहाँ से बदमाश कहीं के। जियांग हंसते हुए कहता है अरे भाई ये मेरा भी घर है, कहाँ जाऊं? अगले दिन दोनों एक बेहद आलीशान ज्वेलरी स्टोर पर पहुंचते हैं। यीपो मजाक में कहती है क्या प्रेसिडेंट जियांग 10 उंगलियों के लिए अंगूठियां नहीं खरीद सकते? जियांग तुरंत मैनेजर से कहता है इसने जितने भी रिंग्स ट्राई किए हैं सब पैक कर दो। यीपो घबराकर उसे रोकती है। तभी डिजाइनर वहां 2 बेहद खूबसूरत और दुर्लभ रत्न लेकर आता है और कहता है मैडम, मिस्टर जियांग ने ये दोनों कीमती पत्थर 3 साल पहले यानी आपकी शादी के वक्त ही खरीद कर स्टोर कर दिए थे ताकि इनसे आपकी स्पेशल वेडिंग रिंग बनाई जा सके। ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे बल्कि दुनिया के सबसे कीमती डोमिनिकन ब्लू एम्बर थे। यीपो इमोशनल हो जाती है। बचपन में उसके पिता ने उससे कहा था कि वो बेकार और अनचाही बच्ची है, इसलिए उसे लगता था कि एम्बर की तरह उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। वो जियांग से रोते हुए पूछती है एम्बर तो बहुत सस्ता और बेकार होता है ना, फिर तुमने मेरे जैसे बेकार इंसान से शादी क्यों की? तुम मुझसे इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो? जियांग उसके आंसू पोंछकर बड़े प्यार से कहता है किसने कहा कि एम्बर बेकार होता है? एम्बर बहुत स्पेशल होता है। ये दुनिया के बाकी सभी रत्नों से ज्यादा अनोखा, कीमती और यूनिक होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भाई साहब, ये सीन तो सीधे दिल को छू जाता है। खैर, इमोशनल पलों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, कंपनी का ग्रैंड टीम बिल्डिंग इवेंट। मौसम बहुत सुहाना है और पूरी टीम रिजॉर्ट पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही यीपो वहां पहुंचती है, कंपनी के लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं।
असल में यीपो और उस कलीग्स हैंग शुओ ने अनजाने में बिल्कुल एक जैसे ब्रांड और मैचिंग कलर्स के कपड़े पहन रखे थे। कलीग्स गॉसिप करते हैं, अरे देखो यीपो और हैंग शुओ ने तो मैचिंग कपल्स आउटफिट पहन रखा है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। दूर खड़े हमारे बॉस साहब यानी जियांग केक्सिंग ब्लैक विंड ब्रेकर पहने ये सब देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से मानो अंगारे बरस रहे होते हैं। वो तुरंत झांग शुओ के पास जाते हैं और कड़क आवाज में कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के झांग शुओ, तुम आज डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? झांग शुओ की तो वहीं सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी जियांग यीपो के पास आता है जो मशरूम बीन रही थी। यीपो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चिढ़कर कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। यीपो को समझ आ जाता है कि उसके मैचिंग कपड़ों की वजह से पतिदेव के दिल में जलन का भयंकर ज्वालामुखी फट चुका है। बारबेक्यू पार्टी शुरू हो चुकी है। ज़ैंग शू हमारी हीरोइन के लिए भुने हुए मशरूम लेकर आता है। वो बहुत ही प्यार से सॉरी बोलता है कि थोड़ी देर पहले जो लोग उसकी जैकेट का मजाक बना रहे थे उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। हमारी हीरोइन भी कम नहीं है, वो बड़ी मैच्योरिटी के साथ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसी फालतू बातों को दिल पर नहीं लेती। अभी बंदा जियांग शू कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर गू उन्हें बुला रहे हैं, वो वहाँ लाउंज में बैठे हैं। अब मजबूरी है, काम तो काम है। मिस्टर जियांग शू हमारी हीरोइन को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर जियांग अपनी हीरोइन के पास आकर बैठते हैं। वो क्यूट सा सवाल पूछते हैं, क्या मशरूम बहुत डिलीशियस है? हमारी हीरोइन थोड़ी सी शर्मा जाती है और अपनी प्लेट थोड़ी दूर कर लेती है। जियांग बड़े कड़क अंदाज में हुक्म चलाता है, अपने बैकपैक के सबसे पीछे वाले हिस्से से वो पिंक कलर का फर्स्ट एड बॉक्स निकालो। यिप्पो हैरान होकर पूछती है, क्यों, क्या हुआ? जियांग कहता है, मुझे चोट लगी है। यिप्पो तुरंत बॉक्स निकालती है और जियांग का हाथ पकड़कर कहती है, अपना हाथ इधर घुमाओ, अपनी हथेली को ऊपर करो, इसे ऐसे खोलो। अब हमारी यिप्पो मैडम खुद डॉक्टर बन गई है और जियांग के घाव पर बड़े ध्यान से दवाई लगा रही हैं। जियांग चुपचाप उसे घूर रहा है। यिप्पो से पट्टी बांधते हुए एक सख्त दीवी की तरह हिदायत देती है, सुनो, आज रात घर जाने के बाद इस हाथ पर पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, समझे? जवाब में जियांग बस उसे एकटक देखता रहता है। यिप्पो को उसका इस तरह घूरना थोड़ा अजीब लगता है, तो वो शर्माकर अपना ध्यान भटकाने के लिए उसे मशरूम का स्क्यूअर ऑफर करती है। लो, तुम भी खाओगे क्या? तुम्हें और चाहिए? तुम इतने भूखे हो क्या? मैंने तो सिर्फ एक ही खाया है, लो सारा तुम ही रख लो, पर प्लीज मुझे इस तरह डरावनी नजरों से मत देखो, मुझे डर लग रहा है। जियांग मन ही मन मुस्कुराता है कि चलो, चोट लगने के बहाने ही सही उसकी वाइफ उसके इतने करीब तो आए। तभी पार्टी में एक गेम शुरू होता है, शूटिंग का खेल। अब हमारे जियांग बाबू मैदान में उतरते हैं। वो बंदूक तानते हैं और एक के बाद एक सारे निशाने बिल्कुल सटीक लगाते हैं। पूरी टीम तालियां बजाने लगती है। वाह जियांग जी, आप तो कमाल के शूटर हैं। सब तारीफ कर रहे होते हैं, पर यीपो उन्हें घूरते हुए मन ही मन सोचती है, देखो तो जरा, ये खड़ूस यहाँ किसके लिए मोर की तरह अपने पंख फैला रहा है? मजेदार टोन। जियांग यीपो को अकेले में ले जाता है और कहता है, आज दोपहर तुम किसके साथ घूम रही थी? यीपो कहती है, मैनेजर के साथ खरीदारी करने गई थी। जियांग कहता है, चलो मेरे साथ लेक के किनारे वॉक पर चलो। यीपो शर्माते हुए मना करती है, पर जियांग उसका हाथ पकड़कर खींच ही लेता है और उसके कोट पर एक खूबसूरत सा बो टाई कर देता है। लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू होता है जब यीपो के कलीग्स हांग शुओ को उकसाते हैं, यार अगर तुम यीपो को पसंद करते हो तो कल की डांस पार्टी में उसे प्रपोज कर दो। झांग शुओ झिझकता है, पर मुझे नहीं पता कि वो सिंगल है या नहीं। इस पर उसके दोस्त कहते हैं, अरे आज के जमाने में कौन देखता है कि वो सिंगल है या मैरिड? प्यार में तो कंपटीशन और छीना झपटी करके ही मौका मिलता है। पीछे खड़े जियांग के कानों में ये बात पड़ जाती है। उसका पारा सीधे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत यीपो को हवा में उठा लेता है। यीपो चिल्लाती है, जियांग केक्सिंग, मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा। जियांग गुस्से में कहता है, देखने दो, आज रात तुम मेरे अलावा किसी और के साथ डांस नहीं करोगी। यीपो नखरे दिखाते हुए कहती है, देखते हैं, आखिर मैं हूं ही इतनी चार्मिंग कि लोग लाइन लगाएंगे। जियांग आंखें दिखाकर कहता है, ट्राई करके देख लो, भुगतने के लिए तैयार रहना। रात को ग्रैंड डांस पार्टी शुरू होती है। जियांग सीधे यीपो का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आता है। यीपो कहती है, मुझे डांस नहीं आता। जियांग कहता है, अपने पैरों को मत देखो, बस मुझे फॉलो करो। डांस करते हुए जियांग पूछता है, क्या तुमने कभी पेरिस के बॉल्स में डांस किया है? यीपो चिढ़ाने के लिए कहती है, हाँ, एक बहुत ही हैंडसम मिक्स रेस्ड लड़के के साथ। जियांग मुस्कुराता है और उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, लवली मिस किटी, चेयर अप। ये सुनते ही यीपो के पैर वही थम जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज के दिनों में पेरिस जाने से पहले जियांग ने ही उसे एक लेटर में लिखा था, लवली मिस किटी, चेयर अप। यीपो रोते हुए कहती है, तुम एक नंबर के झूठे हो, बड़े झूठे हो। जियांग उसकी आंखों में झांक कर कहता है, मैंने
जिंदगी में सिर्फ तुमसे झूठ बोला है, क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। दोनों अंधेरे कोने में एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। तभी अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं और कलीग्स आ जाते हैं, जिससे दोनों शर्माकर दूर हट जाते हैं। पार्टी के बाद यीपो अपनी एक फ्रेंड से दिल की बात शेयर करती है कि एक इंसान है जो हमेशा मुझसे रूड रहता है, मुझे चिढ़ाता है, पर अचानक वो इतना बदल गया है। वो मुझे किसी कीमती रत्न जैसा बताता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फ्रेंड कहती है, तुम उस इंसान से दूर भाग रही हो क्योंकि तुम अपने दिल के डर का सामना नहीं करना चाहती। यीपो को एहसास होता है कि वो जियांग के इस बेइंतहा प्यार से डर रही है, क्योंकि उसे बचपन से कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वो डर के मारे तुरंत अपना सूटकेस पैक करती है और रिजॉर्ट से निकलकर रात में ही निकल जाती है। जियांग का ड्राइवर जियांग को बताता है, सर, मैडम अपना सूटकेस लेकर चली गई, क्या उन्हें ढूंढे? जियांग खिड़की के बाहर देखता है। वो जानता है कि यीपो को थोड़ा वक्त चाहिए। वो कहता है, नहीं, उसे जाने दो, उसे खुद अपने दिल की बात समझने दो। जियांग अकेला बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसका दोस्त सॉन्ग तिंग आता है और पूछता है, क्या भाभी से लड़ाई हो गई? जियांग बस मुस्कुरा देता है। रिजॉर्ट से भागकर यीपो अपने उस सीक्रेट घर में आ जाती है जो उसने शादी के बाद जियांग से मिले पैसों से खरीदा था। यीपो हमेशा से फैंग परिवार में खुद को पराया समझती थी, इसलिए उसने ये घर अपने सुकून के लिए बनाया था। अगले दिन वो ऑफिस की कैंटीन में उस कलीग झांग शुओ से मिलती है जो उसे प्रपोज करने के चक्कर में था। यीपो बिना किसी झिझक के सीधे कह देती है, झांग शुओ, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। झांग शुओ का दिल तो वहीं टूट जाता है, पर यीपो को लगता है कि कुछ चीजें सीधे बोल देना ही बेहतर होता है। दोपहर में यीपो साइट सर्वे के लिए निकलती है तो रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे अचानक जियांग अपनी गाड़ी लगा देता है। यीपो कार का शीशा नीचे करके कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो ऑफिस का टाइम है ना? जियांग बॉस वाले अंदाज में कहता है, हाँ, तो बॉस होने के नाते ही पूछ रहा हूँ, तुम काम खत्म करके घर कब आ रही हो? यीपो मुंह फुलाकर कहती है, मैंने अभी सोचा नहीं है, मुझे कुछ दिन अकेले रहना है। लेकिन जियांग हार मानने वालों में से नहीं था। वो सीधे यीपो के उसी सीक्रेट घर पर उसके कपड़े और सामान लेकर पहुंच जाता है। यीपो हैरान होकर कहती है, ये मेरा पर्सनल घर है, तुम यहाँ क्यों आए? जियांग कहता है, शादी के बाद पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ मैरिड लाइफ होती है। तभी अचानक बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। यीपो अचानक घबरा जाती है, अरे नहीं, इस कॉलोनी के गेट पर एक छोटा सा सफेद बिल्ली का बच्चा यानी शाओबाई रहता है, इस बारिश में उसका क्या होगा? जियांग तुरंत छाता उठाता है और यीपो के साथ उस बिल्ली के बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। दोनों भीगते हुए साइकिल शेड के पास पहुंचते हैं जहां वो नन्हा बिल्ली का बच्चा ठंड से कांप रहा था। जियांग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों उसे तुरंत पेट्स हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा थोड़ा कमजोर है पर ठीक हो जाएगा। यीपो जियांग से कहती है, चलो इसे अपने घर ले चलते हैं। जियांग चिढ़ने का नाटक करता है, तुम्हें पता है ना मुझे ओसीडी है, साफ सफाई की बीमारी, पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए इसे घर पर ही रखेंगे। घर लौटकर जियांग आराम से सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, अब इतनी बारिश में बाहर से खाना डिलीवर होना मुश्किल है और मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा, वर्क फ्रॉम होम करूंगा, यानी अगले कुछ दिन मैं यहीं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। यीपो अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, जियांग केक्शिंग, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम्हें पहले से पता था कि बारिश होने वाली है। तुमने बिल्ली के बच्चे का बहाना बनाया ताकि मैं पिघल जाऊं और तुम्हें घर के अंदर आने दूं। जियांग हंसते हुए कहता है, फैंग यीपो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी घाटे का सौदा नहीं करता, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटे का सौदा जानती हो क्या था? तुमसे शादी करना। इसलिए अब जब तक तुम सब कुछ सोच नहीं लेती, मैं यहीं रहूंगा। यीपो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, तुम हमेशा मुझे उसी नजर से क्यों देखते हो? सब मुझे डांटते हैं, मेरी क्या गलती है? जियांग का दिल पिघल जाता है। वो यीपो को अपनी बाहों में भरता है और उसकी आंखों में देखकर सीधे पूछता है, फैंग यी, अब मुझे अपने दिल की सच्ची बात बताओ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? नफरत, पसंद या प्यार? अगर हम उस दिन कॉलेज में वो मूवी देखने चले जाते तो शायद हमारी कहानी बहुत पहले शुरू हो जाती। यीपो उसकी शर्ट पकड़कर कहती है, हम प्यार की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी शादी की ड्यूटी यानी मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं। जियांग मुस्कुराता है और सीधे उसे एक गहरा और रोमांटिक किस कर लेता है। यीपो शर्माकर उसका सीना ठोकती है, तुमने मुझे किस क्यों किया? जियांग पूछता है, क्या मेरा किस करना और तुम्हारा किस करना अलग है? दोनों एक ही तो है। जियांग बड़े प्यार से कहता है, यीपो, तुम्हें बस मेरी तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाना है, बाकी का रास्ता मैं खुद तय कर लूंगा। आखिरकार यीपो मुस्कुरा देती है और जियांग की बाहों में खुद को सौंप देती है। दोनों के बीच की सारी दूरियां इस बारिश में धुल जाती हैं। दोनों अभी अपनी इस नई रोमांटिक दुनिया में खोए ही थे कि तभी रात के आखिरी पहर में जियांग के पास हांगकांग से फोन आता है कि उसके दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जियांग को तुरंत निकलना होगा। यीपो उसका हाथ पकड़कर कहती है, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हांगकांग चलूंगी। अब से हम जहाँ भी जाएंगे साथ
जाएंगे। जियांग यीपो को गले लगा लेता है। यीपो को समझ आ जाता है कि वो कोई फालतू या पराई लड़की नहीं, वो जियांग के दिल की रानी है, जो दुनिया के किसी भी कीमती रत्न यानी डोमिनिकन ब्लू एम्बर से भी ज्यादा नायाब और कीमती है। पोर्ट सिटी के एक बार में दोनों आमने सामने बैठे हैं। यीपो नखरे दिखाते हुए कहती है, मैं तो बस ऐसे ही आ गई। जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ 2 दिन अलग रहे और तुम खुद को रोक नहीं पाई ना। जियांग टेबल पर एक डिजिटल ब्रेसलेट रखता है और कहता है, ये है हार्ट बीट ब्रेसलेट, ये दिल की धड़कन नापता है। चलो एक गेम खेलते हैं, एक सवाल तुम पूछो, एक मैं, और जो झूठ बोलेगा उसका ब्रेसलेट रेड लाइट चमका देगा। खेल शुरू होता है। यीपो पहला सवाल पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा है? जियांग सीधे कहता है, नहीं, और ब्रेसलेट की लाइट बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अब जियांग की बारी थी। वो पूछता है, तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी? यीपो का दिल जोर से धड़कने लगता है। जियांग आगे कहता है, लोग कहते हैं तुम अपनी बहन जियान के करीब थी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, पर मेरे दिमाग में शादी के लिए सिर्फ एक ही नाम था, फेंग यीपो। यीपो घबराकर गेम बंद करने लगती है, पर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। यीपो रोते हुए अपने दिल का सारा डर बाहर निकाल देती है। वो कहती है, जियांग केक्शिंग, मैं डरती हूँ, मैं इस बात से डरती हूँ कि अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने मना कर दिया तो मुझे डर है कि जब तक मैं तुम्हारे प्यार को समझूंगी तब तक तुम आगे बढ़ चुके होगे। मुझे डर है कि तुम एक दिन कहोगे कि फेंग यीपो तो बहुत साधारण लड़की है और तुम किसी और से प्यार करने लगोगे। यीपो गुस्से और रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे प्यार की कोई परवाह नहीं है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जियांग उसे कस कर पकड़ता है और कहता है, यीपो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम नफरत करती हो बीफ खाने से, तुम्हें झींगे पसंद है, तुम कभी वेदर फोरकास्ट नहीं देखती और छाता लाना भूल जाती हो। तुम्हारे फोन में 3 GB के कॉमिक्स हैं जो मुझे समझ नहीं आते, पर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और तुम्हारी सबसे बड़ी आदत, तुम हमेशा लोगों को खुद से दूर धकेलती हो, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो सच में तुम्हारे पास आना चाहते हैं। भाई साहब, जियांग यीपो को खुद से भी ज्यादा बेहतर जानता है। तभी जियांग यीपो को बार से बाहर लेकर आता है। आसमान में खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं और जियांग ने पूरी जगह को बेहद रोमांटिक अंदाज में लाइट से सजा रखा है। यीपो हंसते हुए कहती है, प्रेसिडेंट जियांग, आप कितने फिल्मी और चीजी तरीके से प्रपोज कर रहे हैं। जियांग मुस्कुराता है, यीपो की आंखों में देखता है और एक ऐसा मजाक करता है जिससे यीपो चौंक जाती है। जियांग कहता है, फेंग यीपो, मैं तुमसे प्यार नहीं, आई डोंट लव यू, क्या तुम इस सच को एक्सेप्ट कर सकती हो? यीपो रोने वाली होती है। तभी जियांग हंस पड़ता है और कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जियांग यीपो के हाथ में वही डोमिनिकन ब्लू एम्बर की खूबसूरत अंगूठी पहनाता है और कहता है, ये ब्लू एम्बर रोशनी में सुनहरा दिखता है, पर अंधेरे में ये गहरे नीले रंग में चमकता है, ये बहुत कीमती है। यीपो रोते हुए कहती है, बचपन से मुझे अपने नाम के इस प शब्द से नफरत थी। मुझे लगता था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं प्यार पाना चाहती थी, पर प्यार से डरती थी। जियांग उसका हाथ चूमता है और कहता है, आज के बाद कभी खुद को कम मत समझना, तुम मेरे लिए दुनिया के हर रत्न से ज्यादा अनोखी और अनमोल हो। यीपो मुस्कुराती है, उसके आंसू खुशी में बदल जाते हैं। वो जियांग के सीने पर अपना सिर रख कर कहती है, जियांग केक्शिंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करना सीख जाऊंगी, उतना ही जितना तुम मुझसे करते हो। जियांग उसे गले लगाकर धीरे से कहता है, फेंग यीपो, आई लव यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ होता है हमारी इस दिल छू लेने वाली लव स्टोरी का अल्टीमेट और ऑफिशियल हैप्पी एंडिंग। कैसे एक खड़ूस बॉस के दिल में अपनी मिस किटी के लिए बचपन का छुपा हुआ प्यार आखिरकार जीत गया। जियांग ने यीपो को न सिर्फ अपना नाम दिया, बल्कि उसे वो एहसास भी दिया कि वो कितनी कीमती है। आपको जियांग का ये प्यार और यीपो का ये मासूम डर कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।